हेलो माय लवली लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल हब चैनल। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है G20 समिट। हम इसके बारे में जानेंगे कि G20 समिट है क्या। द ग्रुप ऑफ 20 G20 विच मीन्स ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स सी टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसमें हम क्या क्या पढ़ें। इंट्रोडक्शन टू द G20, देन G20 मेंबर कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे। देन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द G20, की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द G20 क्या हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, हाइलाइट्स इसके कुछ देखेंगे। देन स्ट्रक्चर ऑफ द G20 इन ब्रीफ, अच्छे से इसको डिटेल में थोड़ा जानेंगे। देन फंक्शनिंग ऑफ द G20, की अचीवमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए इन्होंने G20 ने। देन मेजर G20 इनिशिएटिव्स क्या रहे, क्रिटिसिज्म क्या था इनका, क्या रहा G20 का, चैलेंजेस फेस्ड बाय द G20 एंड एट लास्ट इसको कंक्लूड करेंगे। सो बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपसे चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में समझा पाती हूँ तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑल्सो, सो दैट मैं मोटिवेटेड रहूँ और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए न्यू टॉपिक्स लेकर आती रहूँ, जिसको मैं आपको ईजी लैंग्वेज में डिटेल्ड फॉर्म में। हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि G20 है क्या, बेसिकली किसको बोला गया G20 से हम समझ सकते हैं एक ऐसा ग्रुप, 20 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को और G स्टैंड कर रहा है ग्रुप के लिए। तो ग्रुप ऑफ ऐसे 20 मेंबर्स का ग्रुप है, या इंटरनेशनल फोरम का हो। इंटरनेशनल फोरम ऐसे गवर्नमेंट का या ऐसे सेंट्रल गवर्नर्स का जो कि 19 कंट्रीज से हैं, और 19 कंट्री के साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन भी है। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। और ये एस्टेब्लिश हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है, 1999 में। किसके रिस्पॉन्स में, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे इन द लेट 1990s में, कुछ फाइनेंशियली जो अनस्टेबल हो गया था वर्ल्ड वाइड, तो उस टाइम के चलते इन्होंने जो ये ग्रुप था, इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया इस एम के साथ कि ये टुगेदर क्या लेकर आएंगे, वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज़ को डिस्कस करेंगे और प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, कि वर्ल्ड वाइड जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं उसको ये स्टेबल कर सकें। G20 मेंबर कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेंबर्स ऑफ G20 हम देख रहे हैं तो कौन कौन से हैं। सबसे पहले G20 को आपको याद रखना है, इसमें 20 मेंबर्स हैं, बट इन 20 मेंबर्स में से जो 19 इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं, मतलब सिंगल कंट्रीज़ हैं उन 19, बट एक जो है वो यूरोपियन यूनियन है ना। व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन अपने में ही एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर स्टेट्स की, जो कि यूरोप में लोकेटेड है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो रिप्रेजेंट करती है यूरोपियन कमीशन को और यूरोपियन सेंट्रल बैंक को। टुगेदर ये मिलकर जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ 19 और ये एक यूरोपियन यूनियन है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल GDP। भी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि किसी भी कंट्री में जब टोटल वैल्यू ऑफ जितने भी गुड्स, सामान या सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसकी कितनी वैल्यू है, टोटल वैल्यू एक साल में जितनी भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सर्विसेज हो रही है, उससे कितना वैल्यू उनको जनरेट हो रहा है। तो ये सब देखा गया है, अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल GDP ये रिप्रेजेंट करते हैं। देन अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये जो कंट्रीज़ हैं सारी मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये करते हैं। देन नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है। हम जानते हैं कि 20 मेंबर्स कौन कौन से हैं, उनके नाम हमको पता होने चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। दीज आर इंडिविजुअल कंट्रीज़, बट एट लास्ट इज़ यूरोपियन यूनियन। सो इसको आप ट्रिक भी हैं इनकी कई सारी याद करने के लिए, वो भी कर सकते हैं अप्लाई, और इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से, एब्रीवेशन से आप इसको याद कर सकते हैं, लाइक AABC, इस तरह से इसको आप याद करने के लिए कुछ भी अपने फॉर्म में एब्रीवेशंस बनाकर इसको याद कर सकते हैं। एंड अब हम इसको देखते हैं कि इसके पर्पस क्या है, जो कंट्रीज़ फॉर्म हुई आपस में बनी, इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, किस तरह से स्टेबिलिटी लेकर आएंगे वर्ल्ड वाइड।
सो G20 जो क्रिएट हुआ था, इन्होंने कहा कि हम स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे अब हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को, फाइनेंशियली ये अच्छा करेंगे, कंट्री की फाइनेंस को, इकोनॉमी को रिफॉर्म करेंगे, जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने अलग अलग जगहों पर उसको इम्प्रूव करेंगे, फाइनेंशियल रेगुलेशंस को कुछ ऐसे मतलब रूल्स बनाएंगे जो कि अथॉरिटेटिव होंगे, कंट्रोल कर सकेंगे जो भी फाइनेंशियली एक्टिविटी या प्रोग्रेस हो रही है, प्रोसेस है उसको, और डिस्कस करेंगे कुछ की इश्यूज़ जो कि अफेक्ट कर रहे हैं हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को, और जो इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रमोटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये हम जान चुके हैं पहले। उसके बाद है इनकरेज कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आएंगे, स्टेबिलिटी तो कर ही रहे हैं, स्टेबल करेंगे, उसके साथ साथ ग्रोथ कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं। देन उसके बाद ये कह रहे हैं फॉस्टर करेंगे डायलॉग बिटवीन, मतलब ये एक इनकरेजमेंट कर रहे हैं कि ये जो एडवांस कंट्रीज़ हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं कंट्रीज़ की, उनमें डायलॉग आपस में मतलब बातचीत करेंगे कि कहाँ पे ये लैग कर रहे हैं, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, थ्रू डायलॉग से इस चीज़ को इंकरेजमेंट करेंगे कि इम्प्रूव कर सके कंट्री की इकोनॉमी को। देन कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसी ऑन ट्रेड, अब कुछ ऐसी कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज़ बनाएंगे लाइक जिसमें कोऑर्डिनेशन के साथ सब कंट्रीज़ की एग्रीमेंट के साथ, जिसमें ट्रेड के ऊपर पॉलिसीज़ होंगी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। नाउ की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द G20, अब इसके मेन जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, इसको हम थोड़ा इन डिटेल पढ़ते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, सारा कुछ देखो रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, तो ये ऐसी ही पॉलिसीज़ बनाएंगे जो कोऑर्डिनेशन के साथ चल सके हर एक कंट्री में, एनकरेज करेंगे ऐसी पॉलिसीज़ जो सपोर्ट कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, जॉब क्रिएशन करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और कोऑर्डिनेट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मैक्रो इकोनॉमिक हम समझ सकते हैं जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ होंगी ताकि वो फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शंस को अवॉइड कर सकें। देन फाइनेंशियल रेगुलेशन को ये देखेंगे, फाइनेंशियल रेगुलेशन का मतलब है जो भी कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होगी, उसको ये रेगुलेशन कुछ रूल्स बनाएंगे, रेगुलेट करेंगे अपने लेवल पर, इसमें कि ये किस तरह से रेगुलेशन करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को, एक कैसे बाय प्रमोट कर कर बेटर रेगुलेशन और सुपरविजन रखेंगे कि कैसा किस कंट्री में फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है कैसे वर्क कर रहे हैं, कहाँ पर लैग कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब देखकर। और एनहांस करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस सिस्टमेटिक रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट्स। सो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा, जो भी काम कैसे कर रहे हैं, वर्किंग कुछ भी हिडन नहीं होगा उनके वर्किंग में। ये ग्रुप्स जो है आपस में सब कुछ डिस्कस कर सकेंगे कंट्री टू कंट्री, हर एक कंट्री का अपना सिस्टम, जो रिस्क है फाइनेंशियल मार्केट्स में वो क्या रिड्यूस किस तरह से कम कर सकें, वो सब डिस्कस इनका की ऑब्जेक्टिव है। देन डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिवनेस, अब डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है कि सबको इंक्लूड किया जाएगा। ये एड्रेस करेंगे ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस कि जो जो इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और कुछ रिड्यूस करने के लिए, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए उसके लिए डेवलपमेंट करेंगे। प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे एडवांस्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में। देन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव है जो हम कह सकते हैं कि सपोर्ट करता है एक ओपन फेयर एंड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम को। अब हम देखते हैं कि ग्लोबली हम कुछ भी आपको परचेज़ करना हो तो हम इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब जो ग्लोबली हो गया सब कुछ, ठीक है। तो हमारी करेंसीज़ हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर करें थ्रू ट्रेडिंग, थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। सो इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये भी था कि हम किस तरह से रिड्यूस करें ट्रेड बैरियर्स को और इम्प्रूव कर सकें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर सके, और ट्रेड बैरियर जो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैरियर है उसको कम कर सके। तो इन्होंने इसके बारे में भी डिस्कस किया और इनका ऑब्जेक्टिव था। देन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी में को भी इन्होंने इंक्लूड किया, जिसमें इन्होंने कहा कि कोलैबोरेट करेंगे पॉलिसीज़ पर जो कम्बैट करे क्लाइमेट चेंज, मतलब वो उसके अगेंस्ट क्लाइमेट चेंजेस जो आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे कोविड-19 में देखा कि किस तरह से क्राइसिस आकर हुए, फाइनेंशियली भी इकोनॉमी हमारी गिरी, तो इस टाइम पे ऐसे ग्रुप्स जो है वो काम करते हैं। देन इन्होंने प्रमोट किया ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी के ऊपर, इन्होंने काम करना शुरू किया, लाइक ट्रांजिशन किया, अपना प्रमोट किया इसको, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह से प्रमोट किया। हेल्थ एंड ग्लोबल चैलेंजेस, अब हेल्थ और ग्लोबल चैलेंजेस में इन्होंने देखा कि कोऑर्डिनेट करेंगे ऐसे रिस्पॉन्सेस के साथ जो कि ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस जैसे कि पेंडेमिक्स अभी हमने डिस्कस किया, उस टाइम पे किस तरह से ये रिड्यूस कर सकें, ठीक है, प्रॉब्लम्स को, वो सब इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा अपना। देन इनका ऑब्जेक्टिव है कि शेयर करें नॉलेज और ऐसे रिसोर्सेज की ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस, जो ग्लोबली जो हेल्थ है वो सबकी इम्प्रूव हो सके। डिजिटल इकोनॉमी एंड इनोवेशन, अब आजकल
टाइम ही पूरा जो एरा जो है पूरा डिजिटल इकोनॉमी का ही है। सब कुछ इनोवेशन कितना ज़्यादा फास्ट पेस पर हो रहा है कि इन्होंने कहा कि डिस्कस करेंगे पॉलिसीज़ फॉर डिजिटल इकोनॉमी को भी इंक्लूड किया जाएगा, साइबर सिक्योरिटी को इंक्लूड किया जाएगा एंड डिजिटल इंक्लूजन किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा इनोवेशन को एज अ ड्राइवर फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, जो कि मेजर रोल प्ले करता है डिजिटल इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं। कनेक्शन जो कनेक्ट किया है ग्लोबली, आजकल हम देखते हैं कि कितने वर्ल्ड वाइड हमको काम करने इतनी ईजी हो गए हैं, ठीक है, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं थ्रू वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट की वजह से भी बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। वी हैव इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। इसकी G20 की कैसे स्ट्रक्चर बना है, क्या फंक्शनिंग है वो समझते हैं, हाइलाइट्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें इसका, नॉट अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन, ये कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। किस तरह से G20 का जो ग्रुप है वो कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर हेड ऑफिस नहीं है, इसका कोई परमानेंट स्टाफ भी नहीं है। इंस्टेड ये कैसे ऑपरेट होता है, ऑपरेट थ्रू दिस एनुअल समिट। हर एक साल एनुअल समिट मतलब ईयरली मीटिंग की जाती है जहाँ पर लीडर्स जो हैं अलग अलग कंट्री के फॉर्म किए जाते हैं। हर साल नवी समिट होती है, जैसे जैसे हर एक साल, तो वैसे वैसे न्यू लीडर उस टाइम पे चूज़ किए जाते हैं जो कि ऑल टुगेदर डिस्कस करते हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, डिसीजन बनाते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट मीट एनुअली, जो भी स्टेट का या गवर्नमेंट का होता है उस टाइम पे। देन मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स की जाती हैं, ठीक है, इसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए या सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं जो हैं वहाँ के, वो सेवरल टाइम्स मिलते हैं आपस में एक ही साल में। वर्किंग ग्रुप्स एंड एंगेजमेंट ग्रुप्स, अब इसमें कुछ वर्किंग ग्रुप्स हैं एंड एंगेजमेंट ग्रुप्स की बात की है, जो फोकस कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के ऊपर ये फोकस करते हैं, जिनको डिवाइड कर दिया गया कि ये एक ग्रुप जो है इसी के ऊपर फोकस करेगा, इसके ऊपर वर्किंग को देखेगा और संभालेगा। जैसे ट्रेड के अलग ग्रुप्स बनाए गए, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज, लेबर, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। देन प्रेसिडेंसी एंड समिट। अब नाउ व्हाट इज़ प्रेसिडेंसी? प्रेसिडेंसी मतलब एक पीरियड ऑफ ऐसा जो प्रेसिडेंट ऑफिशियली वो रूल करता है, वो क्या होता है G20 में प्रेसिडेंसी रोटेट करती है, हर साल एक न्यू प्रेसिडेंट फॉर्म होता है इनके मेंबर्स में ही, ठीक है। और प्रेसिडेंसी कंट्री जो होती है, जिस टाइम पे, जिस एनुअल ईयर में इसको प्रेसिडेंसी कंट्री जिसको भी बनाया जाता है, वो क्या करता है, सेट करता है एजेंडा उस ईयर का, जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए उसको चूज़ किया गया है, और होस्ट करता है एनुअल समिट को। फॉर एग्जांपल हम देखें, इंडिया ने हेल्ड की थी G20 प्रेसिडेंसी 2023 में, ठीक है, और ब्राज़ील जो है इज़ सेट टू होल्ड इट इन 2024 में इसको होल्ड किया, राइट। देन अनलाइक अगर हम देखें फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक की तरह नहीं है, ये लाइक UN और WTO यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं है। ये एक, हम इसको इनफॉर्मल कह सकते हैं। G20 एक किस तरह की फ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर नहीं है। मेंबर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 19 कंट्रीज़ है, आपको ये याद रखना है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। और एक यूरोपियन यूनियन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि। एंड रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, अगर हम इसको ब्रीफ में अब पढ़ रहे हैं कि इसकी रोटेटिंग प्रेसिडेंसी कैसी है, कि हर साल हमने देखा हेल्ड बाय अ डिफरेंट मेंबर ईच ईयर, हर एक साल डिफरेंट मेंबर इसको हेल्ड करता है, ऑर्गेनाइज करता है। जो प्रेसिडेंट एक कंट्री है वो एजेंडा सेट करती है, ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स को और होस्ट करती है एनुअल लीडर्स की समिट को। एंड प्रेसिडेंसी जो होता है ना, वो पार्ट होता है ऑफ ट्रोइका सिस्टम। ट्रोइका सिस्टम इज़ क्या? ट्रोइका सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ग्रुप ऑफ 3 पीपल एक साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे करंट एनुअल ईयर का जो भी प्रेसिडेंसी जिसको दी गई है वो, प्रीवियस ईयर जिसको दी गई थी उसको, और नेक्स्ट प्रेसिडेंसी जिसको दी जाएगी वो मिलकर आपस में काम करते हैं आगे की कॉन्टीन्यूटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। देन G20 ट्रोइका की बात करें तो ये इंश्योर करता है स्मूथ ट्रांजिशंस हो और कंसिस्टेंसी रहे इन प्रायोरिटीज़। जो भी ये डिसीजंस ले रहे हैं उसके प्रति ये अच्छे से इसको स्मूथली वर्किंग के लिए ये ऐसा किया जाता है और कंसिस्टेंट रखा जाए। एग्जाम्पल, अगर इंडिया जो है करंट प्रेसिडेंट है, देन इंडोनेशिया पास्ट का था और ब्राज़ील नेक्स्ट का होगा, तो ये तीनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रोइका बनाएंगे अपने साथ मिलकर। देन वर्किंग ग्रुप्स एंड एंगेजमेंट ग्रुप्स की भी बात कर लेते हैं, ये क्या है। वर्किंग ग्रुप्स की बात करें, ये ग्रुप्स कैरी आउट करते हैं सब्सटेंसिव वर्क ऑफ द G20। ना व्हाट इज़ सब्सटेंसिव वर्क? ऐसा वर्क जिसमें कि बाइंडिंग एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, एक ऐसे बाइंडिंग एग्रीमेंट में ये एंटर हो जाते हैं जो कि ये फॉलो करते हैं। वर्किंग ग्रुप्स लेड बाय ऑफिशियल और एक्सपर्ट्स के थ्रू ये चलाया जाता है। फोकस ये किसके ऊपर करते हैं, कुछ पॉलिसीज़ इशू, फॉर एग्जांपल फाइनेंस, क्लाइमेट, सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। देन
एंगेजमेंट ग्रुप्स क्या हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। अब सिविल सोसाइटी ग्रुप से हम समझ सकते हैं कि ऐसे कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स जो कि आपस में कॉमन इंटरेस्ट या कलेक्टिव एक्टिविटी को शेयर करते हैं, जिनके कॉमन गोल हों, तो इनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बने होते हैं, मतलब ये एंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं, प्रोवाइड करते हैं रिकमेंडेशन, ये भी अपनी सलाह देते हैं, ये भी अपने कुछ ओपिनियंस रखते हैं फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, इनको कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल B20 बिजनेस से रिगार्डिंग, G20 सिविल सोसाइटी, C20 देन L20 लेबर यूनियन, T20 थिंकिंग टैंक्स को इंक्लूड, W20 वीमेन, Y20 यूथ, U20 अर्बन सिटीज़। सो दिस इज़ ऑल द ग्रुप्स। देन फंक्शनिंग ऑफ G20, अब किस तरह से फंक्शनिंग है, क्या फंक्शन है इसके, ये जान लेते हैं। एनुअल समिट, बार बार वैसे रेपिटेशन भी है कहीं ना कहीं, बट आप स्टिल इस चीज़ को अलग अलग पॉइंट्स में कंसिडर कर सकते हैं। मेजर इनके यही जो मेजर वर्किंग है, एनुअल समिट ये करते हैं, ठीक है। G20 लीडर्स समिट जो है मोस्ट विजिबल इवेंट है, जो कि हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं जब ये ऑर्गेनाइज होता है हर साल, तो कहाँ पे किस तरह से किया जा रहा है वो देखते हैं। हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट आपस में मिलते हैं ताकि वो रिव्यू कर सके प्रोग्रेस को, कि किस तरह से काम चल रहा है, जो उन्होंने डिसीजंस पॉलिसीज़ बनाई हैं, एग्रीमेंट्स किए हैं, वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। फाइनलाइज करते हैं मेजर डिसीजंस को, इशू करते हैं जॉइंट ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को। देन फाइनेंस ट्रैक वर्सेस शेरपा ट्रैक। अब ये दो इसमें ट्रैक को कंसीडर किया गया है, जिसमें कि क्या होता है, द G20 वर्क्स थ्रू द 2 पैरेलल ट्रैक्स। अब 2 पैरेलल ट्रैक्स का मतलब है ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर 2 या 3 चीज़ें जो हैं हो रही होती हैं, डेवलप कर रही होती है एट द सेम टाइम, जहाँ पे इंडिपेंडेंटली वो काम भी कर रहे होते हैं आपस में, ठीक है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस ट्रैक की हम बात करें तो ये मैनेज किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर्स या सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के द्वारा, ये दोनों मिलकर करती हैं। और इनका जो फोकस होता है मेन, वो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर, फाइनेंशियल रेगुलेशन पर, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी एंड टैक्सेशन पर रहता है। देन शेरपा ट्रैक किसको बोला गया है, ये मैनेज किया जाता है बाय शेरपास। शेरपास किसको बोला गया है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लीडर्स, मतलब जो अलग अलग कंट्रीज़ के जितने भी लीडर्स होते हैं, वो जब रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को, उनको शेरपास बोला गया है। तो ये कवर क्या कर रहे हैं, ब्रॉडर नॉन फाइनेंशियल इश्यूज़। यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि ट्रेड के ऊपर डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट, एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंटी करप्शन, इस सब के बारे में। देन मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हेल्ड की जाती हैं, इनका ये फंक्शन है कि मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स की जाएँ, जहाँ पर क्या करते हैं, ये हेल्ड थ्रू आउट द ईयर, ये हर साल करते हैं, ताकि की थीमेटिक एरियाज़, कुछ थीमेटिक थीम बेस्ड उसके ऊपर डिस्कस कर सकें, जैसे कि हेल्थ, क्लाइमेट, एजुकेशन, एनर्जी, लेबर, एग्रीकल्चर, काफ़ी सारे चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। डिक्लेरेशंस में क्या होता है, आउटकम्स आर समराइज, जो भी ये रिजल्ट्स इनका जो डिसीजन लेते हैं, एग्रीमेंट्स बनाते हैं, उसको समराइज करते हैं, क्रक्स निकालते हैं उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू और डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं उसका। और ये जो होती हैं, जो भी डिक्लेरेशन ये करते हैं, ये नॉन बाइंडिंग होती है, मतलब इसका कुछ लीगली रिक्वायरमेंट, नॉट लीगली रिक्वायर्ड नहीं होती, फॉलो नहीं की जाती लीगली, बट दे गाइड ग्लोबल पॉलिसी एंड शो कंसेंसस के थ्रू, मतलब इसको शो किया जाता है, मतलब जनरल एग्रीमेंट लिया जाता है एक तरह से सारी कंट्रीज से। देन डिसीजन मेकिंग स्टाइल, अब यहाँ पे डिसीजन कैसे लिया जाता है कि G20 डिसीजन आर मेड बाय कंसेंसस, हर एक की एग्रीमेंट, मेजॉरिटी एग्रीमेंट कह लो, इस तरह से लिया जाता है, रादर देन कि फोर्सफुली इसको बाइंड कर कि हर एक कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा लीगली, कोई इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इफ़ दे फेल टू फॉलो द एग्रीमेंट और सो, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, ये जस्ट मेड बाय कंसेंसस ये किया जाता है। देयर आर नो फॉर्मल वोट्स और बाइंडिंग रेजोल्यूशन नहीं होते हैं। ये इन्फ्लुएंस किया जाता है कहाँ से, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वेट देखा जाता है ऑफ इट्स मेंबर, कि उनका कितना, जो भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हैं, डिसीजंस किस तरह से मेजरली कंसेंसस किया जाता है इस बेसिस पे कि कौन सी कंट्री इन्फ्लुएंस, उनका जो आ रहा है इकोनॉमी बैकग्राउंड देखा जा रहा है, पॉलिटिकल वेट देखा जा रहा है उन मेंबर्स का, इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंसिडर हो रहा है। देन सम नोटेबल G20 अचीवमेंट्स और इनिशिएटिव की बात करें अगर हम, इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स इन्होंने किया, क्या क्या इनिशिएशंस इन्होंने लिए हैं, तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस रिस्पांस की अगर हम चलते देखें कि 2008 से लेकर 9 में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, जिसमें इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था स्टिमुलस मेजर्स दैट हेल्प प्रिवेंट अ डीपर ग्लोबल रिसेशन। इसमें इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, ठीक है, अपने कोऑर्डिनेशन के साथ स्टेबिलिटी को लाने के लिए। देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन्होंने किया, कई सारे एफर्ट्स किए इन्होंने कि स्ट्रेंथन कर सके ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और बैंकिंग रेगुलेशंस भी इन्होंने बनाए थे कुछ। डेट रिलीफ एंड डेवलपमेंट, और इन्होंने सपोर्ट किया कि लो इनकम कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट मिले, और इंक्लूड करे इनिशिएटिव्स फॉर डेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। देन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, जो भी क्लाइमेट चेंज है और सस्टेनेबिलिटी के को इन्होंने प्रमोट करने के लिए ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया, और क्लाइमेट फाइनेंस को भी इन्होंने ध्यान में रखा। देन कोविड-19 रिस्पांस में अगर हम बात करें तो इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था हेल्थ और इकोनॉमिक रिस्पांसेस को, क्योंकि हेल्थ सबकी डिटीरियोरेट हो रही थी और एक तरह से काफ़ी रिक्वायरमेंट हमने देखा कि
इकोनॉमिक जो हमारा लेवल है वो भी घट रहा था, लोग काम नहीं कर पा रहे थे, अपनी सर्विस नहीं दे पा रहे थे हेल्थ की वजह से। और इन्होंने लॉन्च किया था इनिशिएटिव जैसे कि डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव फॉर पुअर कंट्रीज़ के लिए। अब मेजर G20 इनिशिएटिव्स क्या हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इन्होंने प्रमोट किया इन्वेस्टमेंट किसमें, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में अच्छा क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इन्होंने इनिशिएट किया ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को, जो कि और सपोर्ट किया प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स को भी। क्लाइमेट एक्शंस इन्होंने लिए, ठीक है, इन्होंने इनिशिएट किया था इस चीज़ को, रीअफर्म किया कि ये पेरिस एग्रीमेंट, अब पेरिस एग्रीमेंट में क्या था, पेरिस एग्रीमेंट एक ग्लोबल पैक्ट है ताकि कोई भी क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसको फाइट कर सके, मतलब लाइक नेचुरल क्लैमिटीज़ अकर हो रही हैं, कहीं पर मिस हैपनिंग्स हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए ये अफर्म रहे कि कमिटमेंट ले कि ये रेडी टू कम्बैट, किस तरह से उसको फाइट करेंगे। तो वो सब इन्होंने एग्रीमेंट किए। प्रमोट किया ग्रीन फाइनेंस को और कार्बन रिडक्शन स्ट्रैटेजीज़ को। देन पुश्ड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन को इन्होंने आगे पुश किया। देन कम्स डिजिटल इकोनॉमी का इन्होंने इनिशिएट किया, इन्होंने डिजिटल को भी, इकोनॉमी को भी ध्यान में रखा, जैसे कि लॉन्च किया इन्होंने G20 डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स को, एड्रेस किया कोई भी इश्यूज़ रिगार्डिंग डाटा गवर्नेंस, डिजिटल इंक्लूजन एंड साइबर रेजिलियंस। देन प्रमोट किया कनेक्टिविटी इन द डेवलपिंग नेशंस, इसमें इन्होंने प्रमोशन भी किया, इंक्लूड किया कि डिजिटल इकोनॉमी होनी चाहिए। देन वीमेंस एम्पावरमेंट की इन्होंने बात करी, इन्होंने इनिशिएशन लिया इनके लिए, जिसमें इन्होंने पुश किया क्लोजिंग द जेंडर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गैप। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जेंडर को ही सपोर्ट मिला जाए कि वही पार्टिसिपेट कर सकती हैं किसी लेबर वर्क में, ऐसा नहीं है, उन्होंने दोनों ही जेंडर को इक्वली पार्टिसिपेशन का मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया। देन प्रमोटेड वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल के टाइम में इन्होंने कहा कि वीमेन भी मतलब एंटरप्रेन्योर्स बन रही है, बिज़नेस संभाल पा रही है, लीडरशिप को कर पा रही है और असेस कर पा रही है फाइनेंस को, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया। क्रिटिसिज्म क्या है, G20 के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। क्रिटिसिज्म क्या है यहाँ पे, अगर हम देखा जाए लैक ऑफ लेजिटिमेसी, हमने देखा कि लीगली बाउंड नहीं है, कोई भी बाइंडेड नहीं है कि उसको फॉलो करे, या कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने पड़ेंगे किसी कंट्री को अगर वो नहीं इसको फॉलो कर पाती हैं। तो G20 कोई फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि लैक करती है लीगल मैंडेट, ये इसका एक क्रिटिसिज्म है, ड्रॉबैक है। क्रिटिसिज्म्स जो इसके क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि इट इज़ सेल्फ सेलेक्टेड एंड एक्सक्लूड्स मेनी कंट्रीज़, मतलब इन्होंने खुद से ही सिलेक्शन कर लिया कुछ कंट्रीज़ की और कई कंट्रीज़ को तो बाहर ही रखा है इस ग्रुप से, स्पेशली स्मॉलर और पुअर नेशन जो उनको इंक्लूड ही नहीं किया। देन इनका सेकंड पॉइंट ये कहते हैं कि इनइक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से जैसे कि अफ्रीका एंड स्मॉलर नेशंस आर अंडर रिप्रेजेंटेटेड, उनको ज़्यादा आगे नहीं रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा गया। देन जो एजेंडा है ऑफन डोमिनेटेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ रिच एंड पावरफुल कंट्रीज़, हमने जैसे देखा पीछे भी जो एग्रीमेंट्स लिए जा रहे हैं, जो अभी हमने देखा कि जो कंसेंसस जो हो रहा है उसमें भी ये चीज़ कंसीडर किया जा रहा है कि जो कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली अच्छी है, वेल टू डू है, और कहाँ किसका पॉलिटिकल जो स्टेटस है वो ज़्यादा अच्छा है ना, ये सब कंसीडर। तो इन्होंने भी क्रिटिक्स ने यही कहा कि डोमिनेशन जो है, डोमिनेट कौन कर रहा है, इंटरेस्ट किसके, जो कि रिच है और या पावरफुल कंट्रीज़ हैं। देन नॉन बाइंडिंग डिसीजंस ऑलरेडी डिस्कस कि कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई बाउंडेशंस उनको फॉलो ये नहीं करना पड़ता। G20 एग्रीमेंट्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिटमेंट्स ऑफन डिपेंड्स ऑन नेशनल विल, मतलब ये नेशन की जो विल है उनके ऊपर डिपेंड करता है, लीडिंग टू इनकन्सिस्टेंट फॉलो थ्रू। कि इनकन्सिस्टेंट वो ज़रूरी नहीं है कि वो फॉलो ही करेंगे हर साल उस चीज़ को या नहीं, ठीक है, इस तरह से कोई ये ड्रॉबैक है इसका। देन अब इन्होंने भी कुछ G20 जब फॉर्मेशन हुआ या इन्होंने किस तरह के जो चैलेंजेस है वो क्या क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं जब भी ये G20 की समिट होती है। डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, अब देखो कितनी कंट्रीज़ अलग अलग इन्वॉल्व हैं, कितने मेंबर्स हैं, तो उनके अलग अलग इंटरेस्ट यहाँ पर आते हैं, जिसमें कि बहुत डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़ आ जाती है, ये रखना कि कौन सा, कहीं किसी कंट्री की कुछ और प्रायोरिटी हो सकती है, किसी कंट्री की कुछ और, तो ये कुछ कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे राइज हो जाते हैं। डिफ़िकल्ट टू रीच कंसेंसस, मतलब कई बार कंसेंसस में भी डिफ़िकल्टी आती है, जैसे कि ट्रेड पे, क्लाइमेट में, टैक्सेशन में या जियो पॉलिटिक्स में। अब जियो पॉलिटिकल टेंशंस में भी हम देखें अगर कि कन्फ्लिक्ट होते हैं बिटवीन मेजर पावर्स, फॉर एग्जांपल US चाइना जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस बनाते हैं, ठीक है, रशिया वेस्ट कैन स्टॉल कलेक्टिव एक्शंस। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं कई बार ओवर शेडो करके इकोनॉमिक एजेंडाज़ को, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन गैप, अब गैप किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में आता है, जो भी इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई है। मैनी पास्ट कमिटमेंट्स रिमेन पार्शली और अनइम्प्लीमेंटेड, मतलब कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स हैं या कमिटमेंट्स जो इन्होंने पास्ट में ली थी बट वो अभी तक पार्शली आधी अधूरी हैं, ठीक है, अनइम्प्लीमेंटेड है, जो कि उसको लागू ही नहीं किया गया। तो इस तरह के कुछ गैप भी हैं इसमें। देयर इज़ नो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म टू इंश्योर कॉम्प्लियंस, मतलब यहाँ पे कोई
ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म जो इन्होंने जिस तरह का है इनका, कि वो ऑर्डर को सिचुएशन जो भी इन्होंने सिचुएशन को देखकर एग्रीमेंट्स बनाए उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा एज ऑर्डर। पीपल ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करें, पब्लिक ट्रस्ट होना इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इज़ डिक्लाइनिंग, वो कम हो रहा है, ठीक है। एंड G20 मस्ट डेमोन्स्ट्रेट रियल एक्शन, मतलब उनको ये दिखाना चाहिए कि वो रियली सिर्फ पॉलिसीज़ पेपर तक नहीं हैं, वो उसके साथ रियल एक्शंस ले रहे हैं, रिमेन रेलिवेंट एंड क्रेडिबल, इस चीज़ को दिखाने के लिए कि जो भी उन्होंने स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पेपर में या पॉलिसीज़ में बनाया है तो वो एक्चुअली वर्क कर रही हैं, वो एक्शंस हो पा रहे हैं। अडेप्टिंग टू एमर्जिंग इशूज़, अब देखो जो भी डिसीजंस वो ले लेते हैं, एग्रीमेंट्स बनाते हैं, बट कई सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। नीड्स टू बेटर एड्रेस मॉडर्न चैलेंजेस लाइक, अब मॉडर्न वर्ल्ड में कितने सारे चैलेंजेस, डिजिटल डिस्ट्रप्शन होता है, क्लाइमेट क्राइसिस हो जाते हैं, पेंडेमिक्स हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नेंस हो जाता है, तो इसको भी वो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है इनके लिए कि अडेप्ट करें विद टाइम एमर्जिंग इशूज़ को। सो एट लास्ट हम इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो G20 जो है ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, गवर्नेंस का जो हमने पढ़ा 19 मेंबर्स हैं, टोटल 20 मेंबर्स हैं जिसमें 19 इंडिविजुअल हैं और एक यूरोपियन यूनियन है जो कि क्रिटिकल और क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमी को बनाने के लिए, पॉलिसीज़ को, और एड्रेस कर रहे हैं मेजर इंटरनेशनल इशूज़, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंट्री वर्ल्ड वाइड, ठीक है, उसको ये एड्रेस करते हैं। अब ये क्या हो रहा है, वाइल इट फेसिंग चैलेंजेस, अब फेस कर रहे हैं चैलेंजेस को, कोई भी चैलेंजेस को फेस करते करते इन्होंने क्या किया, इंक्लूड किया प्लेटफॉर्म जिसमें कि दोनों एडवांस्ड भी और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को इंक्लूड किया गया है। मेक इट अ यूनिक, इसको यूनिक और इन्फ्लुएंशियल बॉडी बना रहा है इन ग्लोबल गवर्नेंस में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। G20 हैज़ इमर्ज्ड एज अ क्रूशल प्लेटफॉर्म, इसीलिए इसको कहा गया है कि इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, क्योंकि जब क्राइसिस होंगे तो कोई तो होना चाहिए ना, कोई डिसीजन ले पाए उस टाइम पे, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ उस टाइम पे ऑल टुगेदर हर साल वैसे मीटिंग की जाती है कि क्राइसिस में क्या सिचुएशंस बिल्ड हो सकती हैं और क्या एक्शन लिए जाएंगे। तो ये ब्रिंग क्या कर रहे हैं, टुगेदर द वर्ल्ड मेजर डेवलप्ड एंड एमर्जिंग इकोनॉमीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में पॉलिसीज़ बना रहे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं वास्ट मेजॉरिटी ग्लोबल GDP को, ट्रेड को और पॉपुलेशन को। सो इन एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड और अनसर्टेन वर्ल्ड में, आज के टाइम पे अगर हम बात करें, अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा है, कुछ भी टेक्नोलॉजी वाइज देख लो या क्लैमिटीज़ देख लो, नेचुरल कैमिटीज़ देख लो, तो इन जितनी टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं उतना पॉपुलेशन भी जैसे बढ़ रहा है, तो काफ़ी चीज़ें एडवांसमेंट होने की वजह से दोनों चीज़ें, ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स ही होते हैं। तो इंक्रीजिंग इंटरकनेक्शन भी कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है ड्यू टू ये हमारे इंटरनेट की वजह से वर्ल्ड वाइड हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इजीली। तो G20 क्या कर रहा है, एक ऐसा फोरम है डायलॉग का, कॉपरेशन का और लीडरशिप का ऑन द ग्लोबल स्टेज पे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि G20 एक मेजर रोल प्ले कर रहा है कि वो आपस में बातचीत कर पा रहे हैं इस ग्रुप के थ्रू, कॉपरेट कर पा रहे हैं एक दूसरे के थ्रू, लीडरशिप कर पा रहे हैं ग्लोबल स्टेज पर, ठीक है। ये ग्लोबल स्टेज उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर वो मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द PPT। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट, और आई होप मैं आपको अच्छे से टॉपिक समझा पाई हूँ। अगर आपको यहाँ तक, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, समझा है, तो प्लीज़ मेरे इस हार्डवर्क को थोड़ा सा मोटिवेशन दे दीजिए लाइक करके। और अगर आपको ये टॉपिक लगता है अच्छे समझाया और कोई फ्रेंड समझना चाहता है आपका, तो उसको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।